हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991 के बारे में, जिसे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एनईपी भी कहा जाता है। लेकिन ये रिफॉर्म्स को शुरू करने से पहले इट्स इम्पोर्टेंट कि हम बैकग्राउंड में जाकर कुछ इम्पोर्टेंट डिटेल्स को समझ लें, क्योंकि रिफॉर्म्स का मतलब होता है सुधार लाना, चेंजेस लाना। तो वो आप तभी लाएंगे जब आप प्रेजेंट स्टेट ऑफ अफेयर्स से सेटिस्फाइड नहीं हैं। तो हम चले जाते हैं 1947 की बात से शुरू करते हैं कि इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट हुआ 1947 में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया को 200 इयर्स रूल किया, इंडिया को एक कॉलोनी बना रखा। हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट होता था और ब्रिटिश इंडस्ट्रीज द्वारा बनाए गए फिनिश प्रोडक्ट्स इंडिया में बेचे जाते थे। ठीक है, तो उन्होंने इंडिया को एक कॉलोनी बना के इंडिया का शोषण किया। अब एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो 200 साल किसी कंट्री के रूल में रही, वो जब आजाद हुई तो डेफिनेटली वो अपने अब डेवलपमेंट के लिए जो भी स्ट्रैटेजीज अपनाएगी वो बहुत सेफ चलना चाहेगी। ठीक है, अपने इंडस्ट्रीज को वो प्रोटेक्ट करना चाहेगी, बहुत कंजर्वेटिव, बहुत ही खुले ढंग से वो काम नहीं करेगी, उसमें बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस रहेंगे ताकि इकोनॉमी सेफली ग्रो कर सके। ठीक है, ये ऐसी अर्थव्यवस्था के बारे में बात हो रही है जहां 200 साल ब्रिटिशर्स ने रूल किया इंडियन इकोनॉमी। अब हमने 1950 से 1991 क्योंकि रिफॉर्म्स आए हमारे कंट्री में, तो 1950 से 1990 का जो फेज है उसके बारे में अब बात करते हैं कि हमारी इकोनॉमी ने पब्लिक सेक्टर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया इस फेज में। हमने प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी अपनाई, इसका मतलब है विदेश के जो इंडस्ट्रीज है, फॉरेन इंडस्ट्रीज, उसे उनको हमने इंडिया में अलाउ नहीं किया। ऐसा इसलिए क्योंकि हम प्रोटेक्शनिज्म फॉलो कर रहे थे। प्रोटेक्शनिज्म का यहाँ मतलब है कि हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को फॉरेन के कंपटीशन से बचाने के लिए हमने कोटाज, रेस्ट्रिक्शंस, बहुत सारी ऐसी चीजें इंपोज की ताकि हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के ग्रोथ में कोई भी बाधा ना आए, उन्हें कोई भी कंपटीशन, किसी भी तरीके का फॉरेन कंपटीशन फेस ना करना पड़े। ठीक है, तो बहुत हम लाइसेंसिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट कर दिया गया था। तो ऐसे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस थे जो हमारी कंट्री ने इंपोज कर रखे थे। अब इसका इम्पैक्ट जब स्टडी किया गया कि ये जब जिस स्टाइल में हम इकोनॉमी को ग्रो कराना चाहते थे वो एक्चुअली किस हद तक कामयाब हम हो पाए, उसके बारे में आपको जानना जरूरी है। तो मैं आपको बता दूं कि हमारा जो इकोनॉमी है वो फाइनेंशियल क्राइसिस के वर्ज पे आ गया, इसलिए 1991 में रिफॉर्म्स लाना जरूरी हो गया। अब वो क्या इंडिकेटर्स हैं जिससे पता चले कि भाई ये जो हमने स्ट्रैटेजीज पहले अपनाई थी उससे हमें किन किन पैरामीटर्स में हम सफल नहीं रहे और जिस कारण से रिफॉर्म आया, ये हम आने वाली स्लाइड्स में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि ये रिफॉर्म्स कब आया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज अनाउंस्ड इन जुलाई 1991। ठीक है, अब ये पॉलिसी का क्या एम था? The policy aimed at creating a competitive environment, क्योंकि जब कंपटीशन होगा तो कंपनीज, इंडस्ट्रीज, बिजनेसेस अच्छा परफॉर्म करेंगी। ठीक है, ओके, तो ये जैसे कि मैंने बताया कि पहले हम प्रोटेक्शनिज्म फॉलो कर रहे थे, फॉरेन के कंपटीशन, फॉरेन के प्लेयर्स को इंडिया में अलाउ नहीं कर रहे थे। लेकिन ये जो पॉलिसी लाया गया, इससे मेन ऑब्जेक्टिव रखा गया कि भाई इससे कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होगा और कंपनीज और बेटर परफॉर्म करेंगी। ठीक है, और जो भी बैरियर्स, जो भी रुकावट, जो भी बाधा एंट्री एंड ग्रोथ ऑफ फर्म्स पर था उसे रिमूव करने की कोशिश की गई। ठीक है, तो ये जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है ये कब अनाउंस किया गया? जुलाई 1991 में। इस पॉलिसी के तहत हम एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश की हमने, और जो भी बैरियर्स थे ग्रोथ ऑफ फर्म्स में, एंट्री ऑफ फर्म्स में, उन सब बैरियर्स को हमने रिमूव करने की कोशिश की। ठीक है,
अब नीड ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ये रिफॉर्म क्यों लाना पड़ा? जैसे मैंने बताया कि बैकग्राउंड हमने स्टडी कर लिया कि हम बहुत सारे पैरामीटर्स में पीछे रह गए, हमारा पब्लिक सेक्टर फेल हो गया, तो ऐसे ही कुछ पैरामीटर्स हैं जो हम आने वाले स्लाइड में पढ़ेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्यों लाया गया। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 की क्या जरूरत पड़ी इंडिया में? तो सबसे पहले है पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। जैसा कि मैंने बताया कि पब्लिक सेक्टर को एक लीडिंग रोल दिया गया था इकोनॉमी के डेवलपमेंट में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करती थी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में, लेकिन जो ओवरऑल परफॉर्मेंस था पब्लिक सेक्टर का वो बहुत ही खराब था। ठीक है, कुछ एकाध पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को छोड़ के मेजॉरिटी जितने भी पीएसयूज थे, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थे, वो सभी लॉसेस इनकर कर रहे थे। ठीक है, तो इसलिए ये महसूस किया गया कि रिफॉर्म्स लाना जरूरी है, क्योंकि हम जिस सेक्टर पे डिपेंड कर रहे थे इकोनॉमी के डेवलपमेंट में, उसका जो परफॉर्मेंस था वो बहुत ही पुअर था। ठीक है, डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट तब आता है जब हमारा इंपोर्ट ज्यादा हो और एक्सपोर्ट कम हो। ठीक है, अब जैसा कि मैंने बताया था, इंपोर्ट को रोकने के लिए हमने बहुत सारे टैरिफ लगा रखे थे, क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन लगा रखे थे, उसके बावजूद भी इंपोर्ट्स जो है वो बढ़ता जा रहा था और हमारा एक्सपोर्ट्स जो है वो नहीं बढ़ पा रहा था, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट का क्वालिटी था वो इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव नहीं था, वो लो क्वालिटी था, प्लस प्राइसेस भी जो था इंडियन गुड्स का वो हाई था, जिस कारण से हमारा एक्सपोर्ट्स तो बढ़ नहीं पाया और हमारा इंपोर्ट्स जो है वो बढ़ता गया और हम डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट की सिचुएशन में आ गए। ठीक है, डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है जब इंपोर्ट ज्यादा हो और एक्सपोर्ट कम। अब जैसे मैंने बताया कि हमने टैरिफ लगा के इंपोर्ट कम करने की कोशिश की, तो ये कैसे होगा? जैसे फॉरेन से कोई गुड बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया आता है, तो जैसे सपोज करते हैं कि वही पर्टिकुलर कमोडिटी इंडिया में ₹10 में अवेलेबल है, फॉरेन में वो पर्टिकुलर कमोडिटी ₹8 में है, तो नेचुरली हमें लगेगा कि फॉरेन का वो कमोडिटी हमारे लिए सस्ता है, ₹8 का है। तो गवर्नमेंट क्योंकि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बचाना चाहती थी कि इंडियन सिर्फ इंडियन प्रोडक्ट्स खरीदे, इंडियन डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट को खरीदे, तो गवर्नमेंट क्या कर रही थी, जो ₹8 का प्रोडक्ट फॉरेन से बॉर्डर क्रॉस करके आ रहा था, उस पे सपोज ₹3 का टैरिफ लग गया, तो अब वो इंडिया में ₹11 का हो गया, जबकि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज का प्रोडक्ट कितना रह गया, 10 का। तो ये सब करने के बावजूद भी, टैरिफ लगाने के बाद, क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन लगाने के बावजूद भी हमारा जो इंपोर्ट्स है वो बढ़ता गया और एक्सपोर्ट नहीं सरवाइव कर पाया, क्योंकि हमारे क्वालिटी और प्राइसेस दोनों में ही क्वालिटी कम था और प्राइसेस ज्यादा था। थर्ड है इन्फ्लेशनरी प्रेशर। इन्फ्लेशन का मतलब होता है जब कीमत बढ़ता हो। ठीक है, राइजिंग प्राइस लेवल को हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन। अब हमारे यहाँ महंगाई बढ़ते जा रहा था, ये 1991 से पहले का जो फेज है उसके बारे में बात कर रहे हैं, जो कि नेसेसिटेट किया, जिसके कारण जरूरत पड़ गया कि रिफॉर्म लाना ही पड़ा। ठीक है, अब हमारे यहाँ प्राइसेस जो है वो कंटिन्यूअसली बढ़ रहा था। प्राइस बढ़ने का दो कारण था, पहला कि एसेंशियल कमोडिटी का शॉर्टेज हो गया और मनी सप्लाई बढ़ गया। ठीक है, अब एसेंशियल कमोडिटी का शॉर्टेज होगा तो नेचुरली प्राइस बढ़ेगा ही, लेकिन मनी सप्लाई से प्राइस कैसे बढ़ा? तो मैं बता दूं कि मनी सप्लाई अगर बढ़ जाता है तो वो किस तरीके से बढ़ रहा है। सपोज गवर्नमेंट जो है अपने खर्च को, ज्यादा है गवर्नमेंट का खर्च और गवर्नमेंट का रिसीट्स अगर कम है, गवर्नमेंट का अगर खर्च ज्यादा है और गवर्नमेंट के पास रिसिट कम है, तो गवर्नमेंट आरबीआई के पास जाती है बोरो करने के लिए। ठीक है, इसको बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। सरकार का अगर खर्च ज्यादा है और सरकार के पास, क्योंकि पब्लिक सेक्टर तो सारा लॉसेस दे रहा था, तो सरकार का खर्च ज्यादा है और सरकार के पास रिसिट्स कम है, तो सरकार ऐसे सिचुएशन में बोरो करने जाती है आरबीआई के पास, और आरबीआई जब भी गवर्नमेंट को हेल्प करेगी तो वो न्यू करेंसी नोट्स प्रिंट करके हेल्प करेगी, जिसको बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। इससे मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। अब मनी सप्लाई बढ़ने से क्या होगा कि एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगा, लोग डिमांड ज्यादा कर पाएंगे, और फिर अगर एग्रीगेट सप्लाई उस हिसाब से नहीं बढ़ा तो प्राइसेस का बढ़ना नेचुरल है।
फोर्थ है फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमारे पास बहुत ही कम हो गए थे, इतना कम कि हम 2 वीक से ज्यादा का इंपोर्ट का पेमेंट नहीं कर सकते थे। तो ये फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के कारण भी हमें लगा कि हमें रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है। ठीक है, इसके 6 रीजंस है। हमने इस स्लाइड में 4 रीजंस कवर किए हैं। पहला, पब्लिक सेक्टर जिसपे हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे, वो लॉसेस पोस्ट कर रहे थे। बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन डेफिसिट में था, मतलब हमारा इंपोर्ट ज्यादा था और एक्सपोर्ट कम था। इस कारण से हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो है वो नेचुरली क्या होगा, कम, क्योंकि जब आप एक्सपोर्ट करते हो तब आपके पास फॉरेन करेंसी आता है और इंपोर्ट करने में आपको फॉरेन करेंसी का आउटफ्लो होता है। तो क्योंकि डेफिसिट था बैलेंस ऑफ पेमेंट में, तो नेचुरली हम लोग का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पोजीशन स्ट्रांग नहीं होगा, वो वीक ही होगा, क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट्स कम था और इंपोर्ट्स ज्यादा था। इन्फ्लेशनरी प्रेशर मैंने बताया, महंगाई का दौर था, उस समय बहुत कीमतें बढ़ रही थी एसेंशियल कमोडिटीज का शॉर्टेज होने के कारण और मनी सप्लाई के बढ़ जाने के कारण। एंड फोर्थ रीजन क्या है कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इतना कम हो गया था कि हम मोर देन 2 वीक के इंपोर्ट के लिए पैसा फॉरेन एक्सचेंज अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। नाउ ह्यूज बर्डन ऑफ डेट। जैसा कि हमें पता है कि इंडियन गवर्नमेंट एक वेलफेयर गवर्नमेंट है, मतलब एक गवर्नमेंट फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल। तो सरकार बहुत सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स में अपने पॉलिसीज के तहत गरीबी हटाने के लिए, बेरोजगारी हटाने के लिए सरकार बहुत सारे प्रोग्राम्स चला रही थी। तो सरकार का खर्च बहुत ज्यादा था, लेकिन उससे जनरेट होने वाला जो रेवेन्यू था वो बहुत कम था। ऐसी स्थिति में जब खर्च ज्यादा है और रिसिट्स कम था, तो गवर्नमेंट को नेचुरली बोरोइंग का सहारा लेना पड़ा। और हमारा जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के ऊपर देयर वाज ह्यूज बर्डन ऑफ डेट, कर्ज का भारी बोझ था हमारे सरकार पर। एंड देन गल्फ वॉर क्राइसिस 1991 में जब गल्फ वॉर हुआ, तो इंपोर्ट का जो प्राइस है, सॉरी पेट्रोल का जो प्राइसेस है वो बढ़ता गया, जिस कारण से हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ता गया। ठीक है, और कुछ एनआरआईज जो फॉरेन कंट्रीज में रहते थे, तो वो जो हमें पैसे भेजते थे, रेमिटेंसेस भेजते थे, वो भी अचानक से स्टॉप हो गया, जिस कारण से हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो सिचुएशन है वो और ज्यादा खराब हो गया। तो दीज आर द 6 रीजंस विच नेसेसिटेटेड, जिसके कारण ये जरूरी हो गया कि इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आना चाहिए, आना मतलब लाना पड़ा। तो जैसा कि हमने देखा कि हमारा जो इकोनॉमी था वो एक क्राइसिस से जूझ रहा था। हमारा पब्लिक सेक्टर खराब परफॉर्म कर रहा था, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स नहीं थे, गवर्नमेंट के ऊपर कर्ज का भार था, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन डेफिसिट में था, गल्फ क्राइसिस के कारण हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ गया। तो ये इकोनॉमिक क्राइसिस जो था, इसको कवर करने के लिए, इसको मैनेज करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने अप्रोच किया फाइनेंशियल हेल्प के लिए आईएमएफ को और वर्ल्ड बैंक को। ठीक है, दिस कैन बी एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि इंडिया ने 1991 के इकोनॉमिक क्राइसिस को मैनेज करने के लिए किस इंस्टीट्यूशन से हेल्प ली। ठीक है, तो वो 2 इंस्टीट्यूशंस क्या है, आईएमएफ जो कि होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो टू मैनेज द इकोनॉमिक क्राइसिस इंडियन गवर्नमेंट अप्रोच्ड IBRD, which is popularly known as World Bank. This will help you in UGC NET also, because when you have objective questions you may have a question कि IBRD को हम लोग और क्या बोलते हैं, तो we call it World Bank, International Bank for Reconstruction and Development। तो हमने 2 institutions जिनसे फाइनेंशियल हेल्प लिया है, वो है पहला वर्ल्ड बैंक और दूसरा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, दैट इज IMF। अब हमें कितने का लोन मिला, किस शर्त पे लोन मिला, उसके बारे में बात करते हैं। अ टाइड लोन, मतलब दोनों ने मिला के $7 बिलियन का लोन ग्रांट किया इंडिया को। ठीक है, इंडिया के इकोनॉमिक क्राइसिस को मीट करने के लिए जब हम लोग IMF और वर्ल्ड बैंक को अप्रोच किए, तो हमें एक टाइड लोन $7 बिलियन का ग्रांट किया गया वर्ल्ड बैंक एंड IMF द्वारा, लेकिन उसमें कंडीशंस इंपोज किए गए। वो कंडीशंस हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। ओके, अब शुरू करते हैं। क्या कंडीशंस रखे गए IMF और वर्ल्ड बैंक द्वारा।
जब उन्होंने इंडिया को इकोनॉमिक क्राइसिस को मैनेज करने के लिए फाइनेंशियल हेल्प दिया। तो सबसे पहले रिमूविंग रेस्ट्रिक्शंस ऑन प्राइवेट सेक्टर, जैसा कि हमने बताया कि हमारे इकोनॉमी में लीडिंग रोल दिया गया था पब्लिक सेक्टर को और बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस थे प्राइवेट सेक्टर पे। तो पहला कंडीशन क्या रखा गया कि आपको रिस्ट्रिक्शंस हटाना है प्राइवेट सेक्टर के ऊपर। दूसरा, गवर्नमेंट का जो रोल है बहुत सारे एरियाज में कुछ ज्यादा है, उसे रिड्यूस करना है। और दूसरे अन्य देशों के साथ जो व्यापार संबंधित जो हमने रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे उसे हटाना पड़ा। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशंस हैं जो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने हमारे गवर्नमेंट के सामने रखा था जब हमने वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को अप्रोच किया था फाइनेंशियल हेल्प के लिए 1991 में। तो इंडिया अग्रीड टू दीज कंडीशंस, हमने ये शर्त मान लिए और इन शर्त को मानते हुए हमने अपने इकोनॉमी में, अपने कंट्री में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 अनाउंस किया। अब जैसा कि अब हम समझ चुके हैं कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के कंडीशंस का पालन करते हुए, उस कंडीशंस को एक्सेप्ट करते हुए हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 इंडिया में अनाउंस किया। ठीक है, अब इसमें जो भी पॉलिसीज इनिशिएट किए गए उसे हम 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला लिबरलाइजेशन, जिसे बोलते हैं उदारीकरण। दूसरा प्राइवेटाइजेशन, जिसे हम बोलते हैं निजीकरण। और तीसरा ग्लोबलाइजेशन, जिसे कह सकते हैं वैश्वीकरण। ठीक है, अब एक एक करके ब्रीफ में आई जस्ट टेल यू व्हाट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। याद रखें कि इसे एलपीजी मॉडल ऑफ ग्रोथ भी बोलते हैं। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है उन अननेसेसरी कंट्रोल्स और रिस्ट्रिक्शंस को हटाना। प्राइवेटाइजेशन का मतलब हो गया कि जो ओनरशिप है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का वो प्राइवेट ओनरशिप में डालना, या वैसे एरियाज जहां पे प्राइवेट सेक्टर का एंट्री अलाउड नहीं था वो प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन अप कर देना। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है अपने देश को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ जोड़ना। ठीक है, तो ये लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन जो है ये डिटेल्स में हम पढ़ेंगे आने वाले वीडियोस में। So in this video, we have covered economic reforms since 1991, the need for the economic reforms, the financial crisis that forced us to approach IMF and World Bank, and the 3 broad categories, liberalization, privatization and globalization. We have discussed in brief. The detailed explanation will follow in the coming videos. Thank you so much.